तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। मैंने बताया था अगर दूध के अंदर से तुम्हें क्रीम अलग करनी है, मतलब अगर तुम चाहते हो क्रीम को मिल्क से अलग करना, सेपरेट करना, तो मिल्क होता है डेंसर पार्टिकल। मिल्क कैसा होता है? भारी। और क्रीम होता है लाइटर पार्टिकल। क्रीम कैसी होती है? हल्की। क्रीम का वेट हल्का होता है और मिल्क का वेट डेंसर होता है। तो मैंने तुम्हें सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो तो टेस्ट ट्यूब के नीचे रह जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर ऊपर चिपके हुए रह जाते हैं। और यही प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो कई बार पेपर में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेपर में आता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो किस मेथड पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, किसी भी चीज के होने का एक कानून, एक नियम, एक रूल, कि आखिर सेंट्रीफ्यूगेशन के पीछे तरीका क्या है, राज क्या है। तो देखो सिंपल सा राज है, ये कहता है कि जो भारी पार्टिकल होंगे वो नीचे रह जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ऊपर रह जाएगी क्रीम और मिल्क रह जाएगा नीचे, और हो जाएगा ये पूरा सेपरेट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो तो टॉप पर रह जाते हैं, टॉप मतलब ऊपर ऊपर रह जाते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में चिपक जाते हैं। बॉटम मतलब किनारे में, नीचे तले पर चिपक जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के तले में क्या रह जाता है? मिल्क। और टेस्ट ट्यूब के टॉप पर क्या चिपकी रह जाती है? क्रीम। और फिर ये अलग हो जाते हैं। तो इस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बना दो। हेडिंग यही है, लिखो प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल लिखाऊंगा? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टिक कर लेना, जितने भी मैं मेथड लिखाऊंगा सबका प्रिंसिपल आएगा। एक आध ऐसा है जिसका प्रिंसिपल नहीं आएगा, वरना सभी का आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कई बार 2 नंबर में एग्जाम में आता है किसी भी मेथड का, और ये मेथड तो मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के आगे किसका प्रिंसिपल होता क्या है। तो लिखो, लिखो द प्रिंसिपल इज दैट, the principle is that denser particles are, the principle is that, the principle is that denser particles are forced to, बोर्ड पे लिखा हुआ है forced, ये रहा। The principle is that denser particles are, बताओ डेंसर पार्टिकल्स टॉप पर चिपक जाते हैं या बॉटम में रह जाते हैं? डेंसर है वो भारी है, नीचे गिर जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू, फोर्स का मतलब होता है दबाव पड़ना, उन पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण वो कहां पर गिरते हैं? नीचे। ठीक है, फोर्स्ड टू बॉटम, फोर्स्ड टू बॉटम, तो बॉटम में जाकर वो गिरते हैं। लेकिन लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स कहां पर ठहर जाते हैं? ऊपर ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, वो हल्के हैं, वो ऊपर ही टिके रहेंगे। लेकिन दूध नहीं टिक पाएगा, दूध भारी होता है, वो नीचे फिसलेगा। तो लिखो, एंड द लाइटर पार्टिकल्स, एंड द लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर मतलब हल्के, लाइटर पार्टिकल्स स्टे, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना। हल्के पार्टिकल्स कहां पर ठहर जाते हैं? ऊपर। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, टॉप लिखा हुआ है, टॉप मतलब ऊपर, एट द टॉप। और ऐसा कब होता है?
जब हम उसको एक बार घुमाते हैं, दो बार घुमाते हैं या बार बार घुमाते हैं? बार बार घुमाते हैं। एक या दो बार से काम नहीं चलता है। तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में बताया था। आजकल तो ये मशीनें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, लेकिन पहले इस मशीन को हाथ से भी घुमाया जाता था, तब भी काम करती थी। ठीक है, तुमने देखा हो वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रायर होता है, वो ड्रायर इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। उसके अंदर वो ड्रायर बहुत तेजी से घुमाया जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है। और ध्यान से देखना, उस ड्रायर के अंदर है ना, नीचे छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं, क्योंकि पानी कैसा होता है, डेंसर पार्टिकल, वो नीचे जाकर निकल जाता है छेदों में से। ठीक है, तो लिख लो इसी के अंदर, स्टे एट द टॉप के बाद लिखो, स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन। अभी मतलब बताता हूं मैं इसका, पहले लिख लो, व्हेन स्पन रैपिडली, व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन का मतलब होता है घुमाना, और रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। स्पन का मतलब होता है घुमाना, और रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। मतलब जब इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तब क्रीम ऊपर रुक जाती है और दूध के जो पार्टिकल्स हैं, डेंसर पार्टिकल्स हैं, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ये था इसका प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीफ्यूगेशन और कहां कहां पर अप्लाई होता है। देखो, वैसे तो तुम इसको नेट पर सर्च करोगे तो दुनिया भर की एप्लीकेशन निकल के आएंगी सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि कहां कहां पर ये मेथड अप्लाई होता है। दुनिया भर की चीजें हैं जहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई होता है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, ना कि सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है। हमें मार्क्स लेकर आने हैं और तरीके से समझना है टॉपिक को, ना कि इस पर रिसर्च करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। अगर तुम वाकई में अपनी नॉलेज को इलेबोरेट करना चाहते हो तो गूगल पर टाइप करना सेंट्रीफ्यूगेशन एप्लीकेशंस, और दुनिया भर की एप्लीकेशन आएगी। इतनी मोटी किताब लिख देना, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय नॉलेज के। नॉलेज बहुत मिलेगी, नॉलेज बहुत मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें गिनी चुनी एप्लीकेशन पढ़नी है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है और जो मेरे नोट्स में दे रखी है। ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर तुम्हें रिसर्च करके साइंटिस्ट नहीं बनना, बस तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो एक सब हेडिंग और डालो, अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन के और कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं। बताओ, मैंने एक ही तो इस्तेमाल बताया है, दूध में से क्रीम अलग करना, लेकिन और भी कई जगह इस्तेमाल होता है इसका। तो लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। एप्लीकेशन के लिए अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो ना अपनी सुविधा के लिए, तो लिख सकते हो यूजेस, मतलब और कहां कहां पर इसका उपयोग होता है, तो तुम यूजेस लिख सकते हो, है ना, अपनी सुविधा के लिए। तो लिखो नंबर 1। देखो, जैसे कि दूध में से क्या अलग किया जाता है, क्रीम। देखो बोर्ड पे, तुमने मिल्क में से क्या अलग करा, क्रीम अलग कर लिया। कई बार क्या होता है, क्रीम में से एक चीज और तुम्हें मालूम है, क्रीम के अंदर बटर भी है, क्रीम के अंदर घी भी है। ध्यान से सुनो, क्रीम के अंदर ही बटर होता है और क्रीम के अंदर ही घी होता है। अगर तुम क्रीम के अंदर से बटर भी अलग करना चाहते हो ना, बटर, तो क्रीम में से बटर अलग करने के लिए भी कौन सा प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर बाद में तुम घी अलग करना चाहते हो तो घी इससे अलग नहीं होगा, घी इससे अलग नहीं होता, घी वाला दूसरा मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन किस पर काम करता है, मिल्क में से क्रीम निकालना, क्रीम में से बटर निकालना, बस। ठीक है, मिल्क में से क्रीम और क्रीम में से बटर, बटर में से घी, इसमें ये मेथड नहीं है। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 पहला यूज, लिखो, इट इज यूज्ड इन डेयरीज। बोर्ड पे लिखा हुआ है डेयरीज, दूध की डेयरी होती है ना भाई, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। इट इज यूज्ड इन डेयरीज, मदर डेयरी होती है ना, इट इज यूज्ड इन डेयरीज। और बताओ, सिर्फ दूध की दुकानों पर इस्तेमाल होता है या घर पर भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग? घर पे भी कर सकते हैं, बस तुम्हें एक मशीन खरीदनी पड़ेगी। घर पे तुम दूध से क्या निकाल लो, मक्खन निकाल लो, हमारा क्या जा रहा है।
निकाल के बस मुझे दे देना। लिखो इट इज यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स। होम्स मतलब घर पर भी इस्तेमाल होती है। इट इज यूज्ड इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। टू सेपरेट बटर फ्रॉम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है, क्रीम में से मक्खन निकालने के लिए। दूसरा लिखो, नंबर 2, दूसरी एप्लीकेशन। मैंने बताया था ना वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रायर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तुमने देखा हो कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं ना, जब हम मशीन के अंदर ड्रायर को जोर से घुमाते हैं, मशीन तो बिजली से चलती है, और जब कपड़े बाद में निकालते हैं कपड़ों का सारा पानी निचड़ चुका होता है ना, कपड़े ऑलमोस्ट क्या हो चुके होते हैं, ड्राई, सूख चुके होते हैं, ठीक है। तो लिखो इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट। स्क्वीज आउट बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्क्वीज आउट का मतलब होता है निचोड़ना, कपड़ों के अंदर से पानी को निचोड़ने के लिए, ठीक है। कपड़ों के अंदर से किसको निचोड़ा जाता है, पानी को, ताकि पानी बाहर निकल जाए, लेकिन ये काम हम नहीं करते, ये काम मशीन करती है। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट। किस काम को करने के लिए, स्क्वीज आउट को करने के लिए। स्क्वीज आउट का मतलब होता है पानी को निचोड़ना। टू स्क्वीज आउट वाटर, स्क्यूज आउट, स्क्यूज स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, गीले कपड़ों से। गीले कपड़ों से पानी को निकालने के लिए हम वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रायर होता है उसके अंदर कौन सा मेथड काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है वेट। वेट का मतलब होता है गीले कपड़े, वेट क्लॉथ्स, ठीक है। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है उस मेथड का नाम बताओ, उस प्रिंसिपल का नाम बताओ जिस पर ये काम करता है। तो तुम्हें बताना है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बताना है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब तीसरा और लिख लो, तीसरा एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन लिखो। तीसरी एप्लीकेशन देखो, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि लेबोरेटरी के अंदर ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं ना, लोग क्या करवाने जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ब्लड टेस्ट वगैरह। ब्लड टेस्ट करवाने की उन्हें जरूरत पड़ती रहती है, बीमार वगैरह हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, ब्लड टेस्ट के अंदर जब वो ब्लड ले लेते हैं ना, ब्लड के अंदर अभी तुम्हें पता नहीं है, शायद पता हो, है ना, कोई बात नहीं, अगर पता है तो भी अच्छी बात है और नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये चीज बता दूंगा टिश्यू वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 के अंदर, की ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। पहले सुन लो क्या होती हैं, छोड़ो, केवल मेरी बातों को सुनो बस, है ना। ब्लड के अंदर क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स। बोलो, एक चीज क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ब्लड के अंदर होता है ब्लड प्लाज्मा। मैंने कितनी चीजें बोली, 4 चीजें, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, कितनी चीजें होती हैं, 4 चीजें। लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, जब हम किसी इंसान के ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, बताओ बोतल भर लेता है क्या, वो बोतल तो नहीं भरता, मुश्किल से 1 सीरिंज ब्लड लेता है, वो 1 सीरिंज या आधी सीरिंज, इतना तो लेगा ना, इतना तो लेगा। तो ब्लड के अंदर से अगर इन कंपोनेंट को अलग करना होता है ना, डब्ल्यूबीसी को अलग करना है या ब्लड प्लाज्मा को अलग करना है, इसके अंदर यूरिन भी होता है, ठीक है, इसके अंदर इंफेक्शन भी हो, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको अलग करने के लिए भी, उस मिक्सचर को अलग करने के लिए भी कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन।
अब ये मत पूछना कि कैसे अलग किया जाता है, क्योंकि वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो तुम्हें एक डॉक्टर या फिर तुम्हें गूगल पर मिल सकता है। लेकिन बस तुम्हारे काम की बात इतनी है, ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात सिर्फ इतनी है कि ब्लड टेस्ट के अंदर ब्लड के कंपोनेंट को अलग करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, वो भी यही करते हैं, उनके पास भी यही वाली मशीन होती है ना। हाँ, मैं तुम्हें दिखा जरूर सकता हूं कि वीडियो में कैसे किया जाता है अलग, है ना, क्लास में बता सकता हूं मैं ये बात। लिखो नंबर 3 में तीसरा यूज, तीसरी एप्लीकेशन लिखो, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज की भी स्पेलिंग बोर्ड पे लिख दी मैंने, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट के लिए भी ये प्रोसेस किया जाता है, यूरिन टेस्ट। It is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. For blood and urine test. For blood and urine test. ठीक है. It is used in diagnostic laboratories for blood and यूरिन टेस्ट। यूरिन की स्पेलिंग लिख देता हूं, खुद से आती है तो अच्छी बात है, वरना बोर्ड पे देख लो, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब अगला मिक्सचर पढ़ेंगे, मैं तुम्हारे सामने एक मिक्सचर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगला मिक्सचर उससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी और तेल, पानी और तेल, मतलब कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑयल और वाटर, वाटर, है ना। तो मैंने बोला ऑयल और वाटर, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पानी के अंदर तेल या तेल के अंदर पानी को खूब मिलाओ, खूब मिलाओ, कितनी भी कोशिश कर लो मिलाने की, कि क्या ये पूरी तरह से मिल पाएगा, कभी नहीं। ऑयल पानी के साथ कभी भी नहीं मिल सकता और ना ही पानी ऑयल के साथ मिल सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन फिर भी मिक्सचर तो बन गया ना, तुमने मिला दिया, पानी और तेल को एक ही जग के अंदर भर के रख दिया, मिक्स तो हो चुका है ना। मुझे बताओ, क्या बहुत अच्छे से मिक्स हुआ? अच्छे से तो मिक्स नहीं हुआ, लेकिन मिक्स तो जरूर हुआ, मिक्स तो जरूर हुआ। पानी के अंदर ऑयल के पार्टिकल्स मिक्स हो चुके हैं और ऑयल के अंदर पानी के पार्टिकल मिक्स हो चुके हैं। नहीं तो तुम करके देख लो, तुम हाथ में थोड़ा सा पानी निकालो, तेल वाला पानी, तुम्हारे हाथ में ऑयल भी आ जाएगा और पानी भी आ जाएगा, दोनों चीज आ जाएंगी, मिक्स तो हो चुके हैं। ये नहीं कह रहे कि अच्छे से मिक्स हो गए, लेकिन मिक्स हो गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, जब तुम तेल और पानी को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हो तो एक साथ तो मिलेंगे नहीं, एक साथ नहीं मिलेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। तुम देखना, एक परत के ऊपर तो तेल तेल सा होएगा और एक परत के नीचे क्या होगा, पानी, ये गारंटी है मेरी। एक छोटा सा कांच का गिलास लेना, घर पर इस चीज को करके देखना, एक लेयर के ऊपर देखो, एक परत के ऊपर, एक परत के ऊपर तो तेल तेल सा रुक जाता है और एक परत के नीचे क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑयल होता है हल्का, तेल क्या होता है, हल्का होता है, और पानी क्या होता है, डेंसर। मुझे बताओ, क्या ये दो शब्द पहले भी नहीं आए? ये दो शब्द हमारे तब भी तो आए थे जब मैंने सेंट्रिफिकेशन मेथड पढ़ाया था, लाइटर और डेंसर। पानी तो नीचे रुक जाता है और लाइटर वाला पार्टिकल ऊपर ठहर जाता है, क्योंकि तेल कैसा होता है, हल्का, और पानी होता है भारी, इसलिए वो नीचे रुक जाता है। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हुए हैं या पूरी तरह से नहीं घुल पाए? तो ध्यान से सुनो, ऐसा मिक्सचर
जो पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। ऐसे लिक्विड्स, ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। ऐसे लिक्विड, ध्यान से सुनो डेफिनेशन बताने वाला हूं मैं। ऐसे लिक्विड जो पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के ऊपर क्या बना लेते हैं, लेयर, एक दूसरे के ऊपर क्या बना लेते हैं, परत। ऑयल और वाटर के बीच में क्या बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, परत बनी हुई है। हालांकि ऑयल के अंदर भी पानी मिक्स है और पानी के अंदर भी ऑयल मिक्स है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या बनी हुई है, परत बनी हुई है। तो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुल पाते हैं और लेयर बना लेते हैं, उन लिक्विड्स को बोला जाता है, उन लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, इमिजिबल लिक्विड्स। ध्यान से सुनो, दो लिक्विड होते हैं, एक तो होता है इमिजिबल, इमिजिबल, और एक होता है मिजिबल। इमिजिबल जो घुल नहीं पाए, और मिजिबल जो घुल गए। मिजिबल इतने अच्छे से घुल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लिक्विड के अंदर मिक्सचर है, और इमिजिबल पूरी तरह से नहीं घुल पाते, तुम देखते ही बता दोगे मिक्सचर है। बताओ, ऑयल और पानी घोल के रखें किसी बंदे के सामने, हमने पहले ही घोल के रख दिया था उसके सामने, ठीक है, वो देखते बता देगा ना, यार इसमें दो चीजें पड़ी हुई है तेरी, तेल और पानी, वो देखते ही बता देगा। तो इमिजिबल तो तुम देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि वो दिखाई है ऐसे देंगे, वो घुल ही नहीं पाएंगे सही से। लेकिन मिजिबल, मिजिबल कोई नहीं बता सकता कि ये वाक्य में मिक्सचर है या नहीं। मिजिबल भी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, पहले किसकी बारी है, इमिजिबल की। पहले तुम्हें पढ़ना है जो पूरी तरह से नहीं घुल पाए हैं, बाद में पढ़ेंगे जो पूरी तरह से घुल जाएंगे। तो अब तुम समझ गए होंगे अब मैं किसको सेपरेट करने वाला हूं। अगला मिक्सचर डालो। मुझे नंबरिंग याद नहीं है कि मैंने कितने मिक्सचर पढ़ा दिए हैं, नंबर 2 मिक्सचर पढ़ाए हैं, 4 मिक्सचर पढ़ाए हैं, या 3 मिक्सचर पढ़ाए हैं, मुझे नहीं पता। तुम लोग अपने रजिस्टर में देख सकते हो मैंने अब तक कितने मिक्सचर को सेपरेट करके बता दिया है ना, 4 मिक्सचर या 3 मिक्सचर। मैंने तो स्टार डाल दिया है, और तुम भी अगर स्टार डालना चाहो तो स्टार डाल सकते हो, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने कितने पढ़े। ये कोई गिनती थोड़ी ना चल रही है कि इतने पढ़ लिए उतने पढ़ लिए। काम की बात तो ये कि क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है ये नहीं, क्या पढ़ा है ये जरूरी है, ठीक है। तो अगला तुम समझ गए होंगे कि किसको सेपरेट करेंगे, तो लिखो मिक्सचर ऑफ, किस चीज का मिक्सचर, लिखो मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल। स्पेलिंग बोर्ड पे देख लेना, बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं इसकी। मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो देखो इमिजिबल लिक्विड्स को अब हमें सेपरेट करना है, और यहां पर जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलूं ना ड्रॉ करने को, तब ड्रॉ करना, अभी ड्रॉ मत करना, ठीक है। जब मैं बोलूं ड्रॉ करने को तभी ड्रॉ करना है। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, वैसे तो वो डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन तुम बोर्ड पर देखकर बना सकते हो, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी खोलना चाहो तो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। मेरा जो डायग्राम होगा वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटकर हो सकता है, कभी तुम सोचो कि मैंने तो अलग बनाया है और बुक में अलग दे रखा है।
अब वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो फटाफट से। वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को पहले बना लो। अगर पेंसिल है तो पेंसिल से बना लो, और अगर पेन है तो पेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बना हुआ सबकी में होना चाहिए। डायग्राम किसी का भी रफ नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फेयर डायग्राम लगना चाहिए। मैं चेक करूंगा क्लास में, अगर मुझे डायग्राम पसंद नहीं आया तो मैं फाड़ दूंगा पेज, इस बात का ध्यान रखना। अगर मुझे डायग्राम पसंद नहीं आता है तो मैं इस पेज को तुम्हारा फाड़ सकता हूं। देखो डायग्राम तुम सबने बना लिया होगा, मैं बता देता हूं। देखो ये जो चीज मैंने बनाई है ना, मटका सा, इस मटके को बोला जाता है, इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है सेपरेटिंग फनल। कौन सी फनल बोला जाता है इसको? सेपरेटिंग फनल। ये जो मशीन सी बना रखी है मैंने, ये जो एक ऑब्जेक्ट सा बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है सेपरेटिंग फनल। देखो ध्यान से समझना। तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी, ऑयल कैसा है? लाइटर। ऑयल कैसा होता है? लाइटर। और वाटर कैसा होता है? डेंसर। अब देखो ये कैसे काम करता है। सारा मिक्सचर है ना, हम यहां से इसके अंदर भर देते हैं। ध्यान से सुनो बोर्ड पे। सारा मिक्सचर तुमने यहां से इसके अंदर भर दिया, यहां से। ये होती है स्टॉप कॉक। इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टॉप कॉक। पहले चलो नाम लिख लो किसको क्या बोलते हैं। देखो बोर्ड पे, तुमने इसके अंदर मिक्सचर भरा, तुम्हें मालूम है ना वाटर नीचे रुकेगा और जो तेल है वो ऊपर रुकेगा। क्यों? क्योंकि पानी होता है भारी और तेल होता है हल्का। तो देखो ऊपर वाले में तो क्या भरा हुआ है? तेल। ये हमारा क्या हो गया? ऑयल। और नीचे क्या भरा हुआ है? पानी। मुझे बताओ, बीच में ये मैंने दो डार्क लाइनें बना रखी हैं, दो डार्क लाइनें क्या हैं? ये दो डार्क लाइनों का मतलब है, बोर्ड पे देखो, इन दो डार्क लाइनों का मतलब समझो। ऊपर यहां तक क्या है? ऑयल है, और नीचे यहां तक क्या है? पानी है। नीचे वाली में क्या भरा हुआ है? पानी। और ऊपर वाले में क्या भरा हुआ है? ऑयल। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो मैंने नीचे स्टॉप कॉक लगा रखी है ना, छोटी सी, देखो ये जो डांट है, ये जो मैंने स्टॉप कॉक लगा रखी है, इस स्टॉप कॉक को ना थोड़ा सा लूज कर देते हैं। इस स्टॉप कॉक को क्या कर देते हैं? थोड़ा सा लूज कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना, पेन वगैरह छोड़ दो। अगर कुछ लिख रहे हो तो बाद में लिख लेना, पहले बोर्ड पे देखो। मैं इस स्टॉप कॉक को ना थोड़ा सा लूज कर दूंगा, ढीला कर दूंगा। जब हम इस स्टॉप कॉक को ढीला करेंगे, मुझे बताओ पानी निकल निकल के धीरे धीरे यहां से टपक टपक के कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा ना। पानी जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा, तो इकट्ठा होते होते तेल मुझे बताओ नीचे आने लगेगा ना। तो वो पानी धीरे धीरे निकल के नीचे आता रहेगा। बोर्ड पे देखो, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ऊपर क्या ठहरा हुआ है? तेल। और नीचे क्या ठहरा हुआ है? पानी। धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे आता रहेगा। बताओ ऑयल भी नीचे बढ़ता रहेगा ना, नीचे से पानी हट रहा है, ऑयल नीचे आता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, इसमें से निकलकर, स्टॉप कॉक के अंदर से निकलकर धीरे धीरे सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, और ऑयल कहां तक आ जाएगा? यहां तक। जैसी ऑयल यहां पर आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ऊपर से ऑयल बहकर धीरे धीरे फिसलता हुआ कहां पर आ गया? नीचे तक आ गया, स्टॉप कॉक तक आ गया। तुम्हें तुरंत स्टॉप कॉक को क्या करना पड़ेगा? बंद। अगर तुमने स्टॉप कॉक बंद नहीं करी, अगर तुमने स्टॉप कॉक को बंद नहीं करा, तो बताओ धीरे धीरे तेल भी कहां से निकलने लगेगा? नीचे से। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें नई चीज क्या है? ये तो कोई भी घर पे कर सकता है। ध्यान से सुनो, नई चीज है क्या? ये जो स्टॉप कॉक होती है ना, ये स्टॉप कॉक के अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं, और जब तुम इसको लूज कर देते हो ना, तो लूज करने के बाद ये केवल पानी को ही बाहर निकालता है, तेल को बाहर नहीं निकालता। लेकिन अगर तेल यहां तक पहुंच गया, तो 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर धीरे धीरे तेल भी नीचे चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, 1 या 2 घंटे में नहीं होगा। इसके अंदर जब तुम पानी भर के रखोगे ना, तो ये बूंद बूंद करके निकालेगा, बूंद बूंद करके, एकदम से नहीं छानेगा। एक एक, जैसे कहते नहीं प्योर बनाना, शुद्ध बनाना, इसको इतने अच्छे से छानना जैसे फिल्टर काम करता है घरों में।
घर में फिल्टर होता है ना, पानी की एक एक बूंद निकलती है उसमें से, बिल्कुल वही चीज है। ये भी पानी की एक एक बूंद निकालेगा, तेल ऊपर ही रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑयल है, ऑयल कैसा पार्टिकल है? लाइटर। और वाटर कैसा पार्टिकल है? डेंसर। तो डेंसर नीचे वाली लेयर में ठहर जाता है और लाइटर पार्टिकल ऊपर वाली लेयर में ठहर जाता है। जैसे ही तुम स्टॉप कॉक को खोलते हो ये नीचे बह जाता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो ऑयल मैंने बताया है ना, वो केरोसिन ऑयल है, पूरा लिख लेना। ऑयल कौन सा है? केरोसिन ऑयल। मिट्टी का तेल सुना होगा तुमने, मिट्टी का तेल, घासलेट बोलते हैं इसको, आग लग जाती है इससे, है ना। खैर, कोई सा भी ऑयल हो, सेपरेट इसे ही करेंगे। तो मुझे बताओ हमने किस चीज की हेल्प ली है? हमने हेल्प ली है सेपरेटिंग फनल की, इसलिए इस मेथड का नाम होता है सेपरेटिंग फनल मेथड। इसलिए इस मेथड का क्या नाम होता है? सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम वगैरह सब बना लो। जब डायग्राम बन जाए, ये नाम वगैरह भी लिख लेना। जब नाम भी हो जाए उसके बाद डायग्राम के बाद लिखो नंबर 1 पॉइंट। लिखो नंबर 1 पॉइंट में, द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय the mixture of oil and water can be separated by separating funnel, can be separated by separating funnel। separating funnel की स्पेलिंग लिखी हुई है, can be separated by separating funnel। तो ध्यान रखना, सेपरेटिंग फनल कौन से लिक्विड में लगाया जाता है? इमिजिबल लिक्विड में। ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल नहीं पाते हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे पर क्या बना लेते हैं? लेयर बना लेते हैं। ऐसे लिक्विड जिनको तुम कितना भी कोशिश करो घोलने की, नहीं घुल पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मिक्सचर तैयार हो ही जाता है। तो पेपर में कई बार सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल पूछने को आया है। तो देखो, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सेपरेटिंग फनल किस बेस पर काम करता है, आखिर ये कैसे काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम। सेपरेटिंग फनल का क्या नियम है जिसके अनुसार ये सेपरेटिंग फनल क्या करता है काम। तो मैंने पहले ही बताया था, लाइटर लेयर, जो लेयर हल्की होती है वो लेयर तो ऊपर ठहर जाती है, और जो लेयर डेंसर होती है, हैवी होती है, वो सेपरेटिंग फनल के नीचे ठहर जाती है और वो नीचे से ही धीरे धीरे निकल जाती है। और तुरंत हम स्टॉप कॉक को क्या कर देते हैं? बंद, ताकि वो लेयर निकलना रुक जाए जो हल्की वाली थी। पता चले कुछ देर बाद ऑयल भी निकल गया, ठीक है, तो हमें समय पर स्टॉप कॉक क्या करनी पड़ती है? बंद। तो प्रिंसिपल लिखो, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? देखो, लाइटर लेयर ऊपर ठहरती है, डेंसर लेयर नीचे ठहरती है। लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल इज दैट the principle of separating funnel is that immiscible liquids, immiscible की स्पेलिंग तुम लास्ट क्लास से देख सकते हो, मैंने लिखवा रखी है। immiscible liquids separate out, बोर्ड पे लिखा हुआ है separate out। immiscible liquids separate out मतलब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। separate out in layers के अकॉर्डिंग। तो लाइटर वाली लेयर ऊपर रहती है और डेंसर वाली लेयर नीचे रहती है। separate out in layers depending on their densities,
मतलब उनकी लेयर को सेपरेट करने का काम हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डेंसिटीज के अकॉर्डिंग। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर ठहरेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे ठहरेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर ठहरेगा नीचे और ऑयल ठहरेगा ऊपर, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। ये वाला आएगा देयर, EIR, देयर, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है इसकी एप्लीकेशंस कि ये कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला सब हेडिंग बना के लिखो, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब होता है और किन किन चीजों में, किन किन चीजों को सेपरेट करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हम इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं लिक्विड में कर पाते हैं जो दो लिक्विड आपस में क्या बनाते हैं, लेयर। जो दो लिक्विड आपस में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखो नंबर 1, पहली एप्लीकेशन लिखो, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मतलब ऑयल और वाटर को, क्योंकि ये दोनों भी क्या बनाते हैं, लेयर। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, कॉमा, एक और लिखो कॉमा, इसी के अंदर चल रहा है ईदर एंड वाटर। तुम सोचोगे भैया पानी तो समझ में आता है, ईदर क्या चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ईदर जो होता है ये केमिकल सब्सटेंस होता है। कई बार परफ्यूम कई बार परफ्यूम वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बनता कैसे, कहाँ पाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किन से सेंट में मिलाया जाता है, मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, इतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम केमिकल सब्सटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। ईदर के बारे में इतनी बात जान लो कि ये एक ऐसा केमिकल है कि अगर इसको पानी में मिलाओगे तो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, क्या बना लेगा, एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेगा। ईदर और वाटर एक दूसरे के ऊपर क्या बना लेते हैं, लेयर। और अगर लेयर बना लेते हैं तो हम इसको भी कैसे अलग करेंगे, सेपरेटिंग फनल से। तो लिख लो ईदर एंड वाटर, कॉमा, मरकरी एंड वाटर, ईदर एंड वाटर, कॉमा, मरकरी एंड वाटर, कॉमा, बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन, इसमें भी मैं वही बोलूंगा, ये भी केमिकल सब्सटेंस ही होता है, ठीक है, जिसको पानी में मिलाने पर क्या बनने लगती है, लेयर। बेंजीन एंड वाटर, कॉमा, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म, ये तो तुमने सुना होगा, बेहोशी भी आ जाती है इससे। क्लोरोफॉर्म से अक्सर हम बेहोश भी हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, कॉमा, मैं सारे एग्जांपल लिखवा रहा हूं जितने भी अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, कॉमा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोर्ड पे लिख लो, कार्बन, तो बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पूरा एक ही नाम है भाई, इसको लिखने की हिम्मत जरूर करना। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़े ना सारे के सारे लिखते रहेंगे, है ना, जितने भी अब तक पूछे जा चुके हैं या तुम्हारी बुक में दे रखे हैं वो हम सारे कर रहे हैं। तो जितने भी मैंने सारे सब्सटेंस लिखवाए ना, ये सारे के सारे सब्सटेंस जब पानी में मिलाए जाते हैं तो पानी में मिलाने पर ये एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, लेयर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल का। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला मिक्सचर है, लिखो सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट एंड अमोनियम
क्लोराइड। पहली बात तो ये है, चैप्टर 1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस विच कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और ध्यान रखना, जो सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सब्सटेंस सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, वो सब्सटेंस या वो कंपोनेंट कहलाता है सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो सब्लिमेबल कंपोनेंट तुमने सुना होगा कपूर, कैम्फर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैम्फर। ध्यान रखना, कैम्फर हमारा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसका मतलब ये हुआ कि कैम्फर हमारा कैसा कंपोनेंट है, सब्लिमेबल। और बताता हूं, ध्यान रखना, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड भी कैसा कंपोनेंट होता है, सब्लिमेबल। क्यों? क्योंकि इसको भी तुम जलाओगे ना, और जलाने के बाद डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। एक और बताता हूं, नेप्थेलीन। ध्यान से सुनो, लिखवा नहीं रहा मैं अभी, जब मैं नोट करवाऊंगा तब स्पेलिंग लिखवा दूंगा, सिर्फ सुनो। एक होता है नेप्थेलीन, नेप्थेलीन भी ऐसी होता है, डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी ऐसी होता है, डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो कहने का मतलब ये, अब बोर्ड पे देखो जरा, तुमने क्या करा, एमोनियम क्लोराइड के टुकड़े थे और कुछ टुकड़े थे सोल्ट के, और दोनों का कलर क्या था, सफेद। एमोनियम क्लोराइड भी सफेद था, सोल्ट भी सफेद होता है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, मिक्स तो तुमने कर दिया, सेपरेट कैसे करोगे? तो सेपरेट कैसे करना है, ध्यान से सुनो। देखो, तुम जब उसमें जब हीट पास करोगे, जब इस मिक्सचर के अंदर हीट पास करोगे, और मैंने बताया हीट लगने से अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर उड़ जाता है, अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड कैसा कंपोनेंट होता है, सब्लिमेबल। और सब्लिमेबल कंपोनेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। तो मुझे बताओ, जब नमक और अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा गैस बनकर, तो कंपोनेंट बचेगा क्या, कंपोनेंट बचेगा सोल्ट। और ऐसे ही किया जाता है ये वाला मेथड का इस्तेमाल। तो ध्यान रखना, सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अगर तुम्हें सेपरेट करना है, सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सब्लिमेशन, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी कुछ बातें जानी थी, लेकिन अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखाऊंगा, मैंने चैप्टर 1 में भी लिखाई थी, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 2 में भी लिख लोगे तो नॉलेज कम नहीं होएगी, हमेशा रिवाइज ही होता है हर एक चीज से। तो लिखो नंबर 1, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, लिखो सब्लिमेशन के लिए, लिखो व्हेन अ सब्सटेंस, व्हेन a substance directly changes into gas। मतलब जब कोई सब्सटेंस डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में। when a substance directly changes into gas, when a substance directly changes into gas, directly changes into gas, then this process is called, then this process is called sublimation। when a substance directly changes into gas, then this process is called sublimation, then this process is called sublimation। तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। अब ध्यान रखना, सारे कंपोनेंट सब्लिमेबल होते हैं क्या? नहीं,
बहुत से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो सॉलिड से पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। बहुत ही कम कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, सब्लिमेशन केवल तभी काम करता है जब एक कंपोनेंट कैसा होगा, सब्लिमेबल। जब एक कंपोनेंट कैसा होगा, सब्लिमेबल। सब्लिमेबल मतलब सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा, गैस में। तभी तुम सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज तुम इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिखो नंबर 2। अब मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं कुछ सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो नंबर 2 में लिखो सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें पूरा लिखना है सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेबल की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, यहां पर बस ए आएगा, ई नहीं आएगा। सब्लिमेबल की स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो लिखो कुछ सब्लिमेबल कंपोनेंट, क्योंकि कई बार पेपर में यही आ चुका है, ठीक है। राइट डाउन एनी 2 सब्लिमेबल कंपोनेंट। तो देखो 2 तो मैंने लिखी रखे हैं, कपूर हो गया और एमोनियम क्लोराइड हो गया, लेकिन और भी जितने होते हैं सब लिखो। लिखो एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड कोमा कैम्फर। कैम्फर की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, कैम्फर कोमा नैप्थेलिन। बोर्ड पे लिख देता हूं, नैप्थेलिन है ना, जर्नली उसमें इस्तेमाल किया जाता है भाई, है तो ये केमिकली। और रही बात पढ़ने की, पढ़ने को तो मैं इसके बारे में दुनिया भर का देखकर बता सकता हूँ गूगल पर से, लेकिन क्यों सीखें, इतनी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन लेने से कोई फायदा नहीं। मुद्दे की बात ये है कि ये कैसा कंपोनेंट होता है, सब्लिमेबल। सब्लिमेबल मतलब ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। मैं एक बात बता देता हूँ, ये चूहे वगैरह की दवाई होती है ना, उसमें पाया जाता है, उसके अंदर मिलाया जाता है नैप्थेलिन को। किसकी बनी हुई होती है वो गोलियां, नैप्थेलिन की। तुमने देखा होगा वो गोलियां समय के साथ साथ गायब होने लगती हैं धीरे धीरे। कई बार अगर तुमने अपने पलंग में, सोफे वगैरह में चूहे मारने की दवाई डाली है, गोल गोल सफेद कलर की जो छोटी गोलियां होती है, तो 1 महीने बाद देखना, 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद तो वो गोलियां गायब हो जाती हैं। क्या हो जाता है उन गोलियों का, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, और उड़ जाती हैं। वो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, और उड़ जाती हैं। लिखो कोमा नैप्थेलिन के बाद एक और है, नैप्थेलिन कोमा एंथ्रासिन। ये भी ऐसा ही कंपोनेंट होता है, ये भी सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। नैप्थेलिन कोमा एंथ्रासिन। ये काले रंग का होता है, कोयले की तरह, जैसे कोयला होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। एंथ्रासिन कोमा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और लिख लो आयोडीन, आयोडीन भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, सब्लिमेशन प्रोसेस तभी काम करता है जब उसमें से एक कंपोनेंट कैसा होगा, सब्लिमेबल। मान लो दोनों में से कोई सा भी सब्लिमेबल नहीं है, तो क्या कोई सा भी सब्सटेंस उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। मतलब एक सब्सटेंस का उड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर दोनों के दोनों सब्लिमेबल हुए फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, दोनों ही मिक्सचर उड़ जाएंगे। मतलब तुमने कपूर भी मिला रखा है और अमोनियम क्लोराइड भी मिला रखा है और हीट पास कर रहे हो, दोनों उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सब चीजों से हाथ धो बैठोगे जरूर, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार सब्लिमेशन का प्रिंसिपल आया है पेपर में, तो बोर्ड पे देखो, इतना आसान प्रिंसिपल है, तुम कहोगे भैया ये तो मजाक वाली बात है। देखो प्रिंसिपल कितना आसान है, इसका प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। मतलब किस आधार पर ये मेथड काम करता है, मुझे बताओ। ये इसी बेस पर काम करता है ना, कि इसमें से जो एक कंपोनेंट होता है, मतलब वोलेटाइल वाला, मैंने वोलेटाइल का मतलब पहले भी बता दिया है। वोलेटाइल कंपोनेंट उसे कहते हैं जो उड़ जाता है। तो ये इस बेस पर काम करता है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तो सीधा किस में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा, गैस में। और तुम्हारे पास कौन सा सब्सटेंस बचेगा, तुम्हारे पास वो सब्सटेंस बचेगा जो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल हुए, अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल हुए तो क्या तुम्हारे पास कोई सा भी सब्सटेंस बचेगा, नहीं बचेगा। दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों उड़ गए। दोनों के दोनों नॉन वोलेटाइल है, रुक गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस वोलेटाइल होना चाहिए तो दूसरा सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। तो प्रिंसिपल लिखो इसका, बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, लिखो
लिखो टू सेपरेट सबलिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, टू सेपरेट सबलिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, सबलिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब हम वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, कहां से? नॉन वोलेटाइल से। टू सेपरेट सबलिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल, फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल कंपोनेंट, फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल कंपोनेंट। मतलब हम सबलिमेबल कंपोनेंट को नॉन सबलिमेबल से अलग करने की कोशिश करते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल से अलग करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल कंपोनेंट वी यूज सबलिमेशन प्रोसेस, वी यूज सबलिमेशन प्रोसेस, वी यूज सबलिमेशन प्रोसेस। तो देखो मैंने बताया था इमिजिबल लिक्विड वो होते हैं जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं उनके अंदर सेपरेटिंग फनल लगाया जाता है। और मैंने ये बात बताई थी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जो लिक्विड पूरी तरह से घुल जाते हैं उनकी बात अब आएगी। और मैंने तब भी बोला था जो नहीं घुल पाते हैं उन्हें तो हम कहते हैं इमिजिबल, और जो घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं मिजिबल। तो अब नेक्स्ट मिक्सचर लिखना है, अगला हेडिंग लिखो सेपरेशन ऑफ मिजिबल, बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स। तो देखो जब हम ऐसे दो लिक्विड की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से आपस में घुल गए हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? घुल चुके हैं, ऐसे लिक्विड कहलाते हैं मिजिबल लिक्विड। तो दिक्कत ये कि इनको कैसे सेपरेट करें, तो ध्यान रखना इन दो लिक्विड को अगर अलग करना है तो अलग करने के लिए हमारे पास मेथड होता है डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्टिलेशन। अब इस मेथड की भी कंडीशन है, पता है ये इतनी आसानी से काम नहीं करता। देखो ये मेथड कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी टेस्ट ट्यूब्स होती है, कौन कौन से बर्नर होते हैं, किस तरह से हम सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। वो सारे प्रोसेस तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकता, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो मैं पूरा समझा सकता हूं। देखो कैसे, जब भी दो लिक्विड ऐसे होंगे ना जो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारा एसीटोन और वाटर। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अगर मैं तुम्हें एसीटोन और वाटर दिखाऊंगा ना, एक कंटेनर के अंदर एसीटोन रखूंगा और एक कंटेनर के अंदर वाटर रखूंगा, तो तुम देखोगे कि दोनों के दोनों कंटेनर में ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि एसीटोन और पानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क है, एसीटोन खतरनाक चीज है, दोनों के दोनों पानी जैसे दिखते हैं और दोनों को मिक्सअप कर दिया ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पानी है, या फिर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एसीटोन है। बस कुल मिलाकर वो दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मिजिबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि अब हम उसको सेपरेट कैसे करें, तो सेपरेट करने का प्रोसेस आसान नहीं है, ना ही मैं इतना बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूं। देखो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड होता है? डिस्टिलेशन। ये भी ऐसे काम नहीं करता, डिस्टिलेशन की भी दो कंडीशन है। देखो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन ये है कि भैया हमें कब पता चलेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है और हमें कब पता चलेगा कि सिंपल डिस्टिलेशन यूज करना है। मतलब हम कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम करेंगे, या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान काम है, ध्यान से सुनो। दो लिक्विड की बात हो रही है ना,
और पता है तुम्हें, हर एक सब्सटेंस का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। दुनिया में ऐसी कोई लिक्विड नहीं बना जिसका कोई बॉइलिंग पॉइंट ना हो। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट उसे कहते हैं जिस पॉइंट के बाद एक लिक्विड उबलने लगता है, बॉईल करने लगता है। तुमने देखा होगा पानी, पानी को जब हम गैस पर रखते हैं, क्या रखते के साथ ही उबलने लगता है? नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है, उस टेम्परेचर को जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद वो उबलने लगता है। और पानी का वो टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात तुम्हें याद होगी। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उबलने लगता है। चाहो तो तुम थर्मामीटर से घर पर चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100। खैर ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि हर एक लिक्विड का क्या होता है? एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान रखना, एसीटोन का भी अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाटर का भी अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। या फिर जितने भी लिक्विड बोलो ना, दुनिया में जितने मर्जी लिक्विड बोलो, सबका एक बॉइलिंग पॉइंट जरूर होता है। तो ध्यान रखना, सिंपल डिस्टिलेशन तभी लगता है जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, 25 केल्विन से ज्यादा होता है। जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा होता है। सपोज मेरी तरफ से एक वैल्यू लो, सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हें मालूम है, सेल्सियस में मालूम है। एक काम करते हैं, केल्विन में बताता हूं। तो देखो, सपोज, या फिर एक काम करते हैं, मेरी तरफ से सिंपल वैल्यू ले लो, सपोज 400। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सपोज मेरी तरफ से होता नहीं है 400 केल्विन होता नहीं है वाटर का। लेकिन अभी जो चीज मुझे समझानी है ना, उस पे गौर करो। सपोज मेरी तरफ से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 400 केल्विन और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 435। मुझे बताओ दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? बताओ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या 35 केल्विन है या नहीं है? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 35 केल्विन है ना। और मुझे बताओ, अगर 35 केल्विन है तो क्या 25 से ज्यादा है? बिल्कुल, 35 जो है 25 से ज्यादा होता है। और अगर ज्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, तो तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन। अब देखना ये फ्रैक्शनल कब लगेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जब 25 से ज्यादा के लिए सिंपल लग रहा है, तो 25 से कम के लिए, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम होता है, तब तुम कौन सा लगाओगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी जो हमें पढ़ना है वो सिंपल पढ़ना है, फ्रैक्शन वाले का टॉपिक बाद में आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हें एक बात समझ में आई, ध्यान से सुनो। देखो बोर्ड पे, दो लिक्विड ऐसे जिनको मिलाया गया, मिलाने पर पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो गया है? मिक्स। कैसा हो गया है? मिजिबल। दिखाई नहीं दे रहा है, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मान लो 25 से ज्यादा है। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा है, तो कौन सा मेथड लगाओगे? सिंपल डिस्टिलेशन। मान लो दो लिक्विड थे, मिला दिए, मिक्स हो गए, मिला दिए, मिक्स हो गए, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है। सपोज 17 है, सपोज 17 केल्विन है। कौन सा मेथड लगाओगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आई होगी। अब इतनी सारी बातें जो हमने समझी हैं, इतनी सारी बातों को लिखेंगे। देखो जिस तरह से मैंने ये टेबल बनाई है ना, ये टेबल ऐसी, अगर तुम घर अभी इसे अपने रजिस्टर पे नोट करते हो ना, तो टेस्ट में बनाना है ना पेपर में बनाना है, लेकिन अगर इस टेबल को बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लेते हो तो तुम्हें हमेशा याद रहेगी ये डेफिनेशन। बिना लिखे और बिना पढ़े इस टेबल को देख सकते हो। तो चाहो तो तुम वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, और अगर नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें मैं वैसे भी याद करवा दूंगा। तो लिखो नंबर 1, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड्स के लिए लिखो नंबर 1, लिखो द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग एसीटोन की, वाटर की तो तुम खुद से लिख सकते हो। द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। बताओ जब एसीटोन और वाटर को मिलाया जाता है, मैंने बताया था इनको मिलाने पर कोई लेयर नहीं बनती,
इनको मिलाने पर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? मिजिबल लिक्विड्स का। तो लिखो द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, कैन बी separated by distillation method, can be separated by distillation method, can be separated by distillation method। तो पेपर में आता है कौन सा वाला डिस्टिलेशन, सिंपल या फ्रैक्शनल। तुम्हें भी ये बात मालूम है ना, सिंपल कब लगता है? जब 25 से ज्यादा होता है। फ्रैक्शनल कब लगता है? जब 25 से कम होता है। तो लिख लो इसी के अंदर चल रहा है डिस्टिलेशन मेथड, ब्रैकेट में लिख लेना सिंपल डिस्टिलेशन, ब्रैकेट में लिख लो सिंपल डिस्टिलेशन। भाई सिंपल से तुम्हें एक बात तो याद हो गई कि अगर मैंने सिंपल लिखवाया है तो ये बात गारंटी है कि एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि 25 से ज्यादा होने पर ही कौन सा मेथड लगता है? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो लिख लेना ब्रैकेट में सिंपल डिस्टिलेशन। अब तुम्हें लिखना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, तुम्हें मालूम है ना। इसका सेपरेट करने का क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है कि ये केवल उन्हीं पर काम करता है जो 25 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर होते हैं। मतलब जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से क्या होता है? ज्यादा। और जिनका 25 से कम होता है वो किस पर काम करता है? फ्रैक्शनल पर। तो डॉट बना के लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है काम करने का तरीका या फिर इसका रूल वगैरह। तो ये मत सोचना कि ये कैसे सेपरेट किया जाता है, मैं बात क्लियर बता रहा हूं, पहले ही मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। मैंने तुम्हें ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करवाया है किस मेथड की हेल्प से हम सेपरेट करते कैसे हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें मेथड की नॉलेज दी है, मेथड कब और कौन सा लगेगा, है ना, और कैसे देखेंगे कि कब कौन सा लगाना है। 25 से ज्यादा तो सिंपल, 25 से कम तो फ्रैक्शनल, ये तुम्हें पता चल गया। लेकिन ये मेथड काम कैसे करता है, मतलब ये मिक्सचर को सेपरेट कैसे करता है, तो उसके लिए तो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, तो प्रॉपर हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो लिखो अब इसका प्रिंसिपल, लिखो लिखो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन वर्क्स, वर्क्स का मतलब काम करना, डिस्टिलेशन वर्क्स, बताओ किसके अकॉर्डिंग काम करता है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। डिफरेंस अगर 25 से ज्यादा है सिंपल, डिफरेंस अगर 25 से कम है फ्रैक्शनल। लिखो डिस्टिलेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंस in their boiling points, distillation works according to their difference of boiling points, distillation works according to their difference, according to their difference of boiling points, according to their difference of boiling points, of boiling points। लिखो when difference is greater than 25 Kelvin, when difference is greater than 25 Kelvin, मतलब जब डिफरेंस 25 से ज्यादा होता है तो मुझे बताओ कौन सा मेथड लगाया जाता है? सिंपल। व्हेन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25 केल्विन, ग्रेटर देन 25 केल्विन, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन, then we use simple distillation। उस केस में हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? सिंपल। ठीक है, अब लिखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखो when difference is less than, when difference is less than
25 Kelvin. When difference is less than 25 Kelvin, then we use fractional distillation. Then we use fractional distillation. तो उस केस में हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब मैं दोनों के एग्जांपल लिखवा देता हूं कि सिंपल का इस्तेमाल कब किया जाता है और फ्रैक्शनल का कब कब किया जाता है. ये तो पता चल गया, एग्जांपल नहीं लिखवाए ना. तो एक काम करो, नोट के अंदर है ना एग्जांपल लिख लो. पहले सिंपल के लिखवा रहा हूं. तो देखो ये जो एसीटोन वाला था ये सिंपल वाला होता है. तो एक एग्जांपल तो ये लिख लो सिंपल का, एसीटोन एंड वाटर. एक और लिख लो, एल्कोहल एंड वाटर. तो ये दोनों के दोनों सिंपल से किए जाते हैं. सिंपल से किए जाते हैं क्यों? क्योंकि जरूर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितने से ज्यादा होगा? 25 केल्विन से ज्यादा होगा इन दोनों का. अब दो एग्जांपल इसके लिख लो फ्रैक्शनल के. बिल्कुल इसी तरह से लिख लो जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं. लिखो फ्रैक्शनल के. एक तो है तुम्हारा गैसेस ऑफ एयर. तुमने पता है ना हवा में अलग अलग तरह की गैसेस होती है, लेकिन सबके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है. ठीक है, तो गैसेस ऑफ एयर कॉमा, और बस एक ही है फिलहाल मेरे पास एग्जांपल. हाँ एक और है, ये लिख लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट मिलाए जाते हैं. पेट्रोल देखा है लिक्विड होता है, उसके अंदर भी कई अलग अलग तरह के लिक्विड मिलाए जाते हैं. तो अगर उन लिक्विड को अलग करना है, देखो मिला तो कोई भी देगा, लेकिन उन लिक्विड को अगर तुम अलग करना चाहते हो तो तुम्हें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल. क्यों? क्योंकि उनका भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से क्या होता है? कम. ठीक है, अब मैं तुम्हें डिस्टिलेशन के बारे में कुछ बातें बता देता हूं. ठीक है, तो ध्यान रखना डिस्टिलेशन का जनरली हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? ऐसे लिक्विड्स के लिए जो कैसे होते हैं? मिजिबल. ऐसे लिक्विड जो जनरली किस नेचर के होते हैं? मिजिबल नेचर के. मतलब वो आपस में इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि उनको फिजिकली या देख करके सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है. तुम्हें बिल्कुल सेम लगते हैं वो. ठीक है, तो अब अगला मिक्सचर है हमारे पास. अगर बच्चों से पूछा जाएगा ना कि डाई कैसे तैयार होता है, डाई सुना है? डाई को सिंपल भाषा में तुम कह सकते हो कलर. डाई ध्यान रखना, जब डाई तैयार किए जाते हैं, अगर कलर तैयार किया जाता है ना, तो कलर इतनी आसानी से तैयार नहीं होता है. एक कलर को तैयार करने के लिए और अलग अलग तरह के कलर मिलाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर रेड कलर तैयार करना है तो रेड कलर को तैयार करने के लिए और भी कई तरह के कलर तैयार किए जाते हैं, उसमें मिलाए जाते हैं, तब जाके एक सिंगल कलर बनता है. तो ये मत सोचना अगर कोई इंक काले कलर की है तो उसके अंदर सिर्फ काला कलर है. नहीं, कलर के अंदर भी और कई सारे कलर होते हैं. तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. कलर के अंदर भी और बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं. तो ध्यान रखना जब इतने सारे कलर को सेपरेट करना होता है तो इतने सारे कलर को सेपरेट करने के लिए मेथड होता है क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी. तो मैं तुम्हें बताता हूं, क्रोमा का मतलब ही यही होता है कलर. क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर. और क्रोमैटोग्राफी मतलब एक ऐसा मेथड जो कलर को ही अलग करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब अगर मैं ब्लैक, मान लो मार्कर है, मार्कर के अंदर कौन सी इंक है? ब्लैक. तो ब्लैक इंक के अंदर जो जो रंग प्रेजेंट है ना उसको अलग करना है. तो अलग करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करूंगा? क्रोमैटोग्राफी का. तो हमेशा ध्यान रखना डाई के अंदर कभी कोई सिंगल कलर नहीं होता. इट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स. डाई के अंदर दुनिया भर के कलर मिलाए जाते हैं. तो पेपर में आता है कई बार, इज डाई कंटेन अ सिंगल कलर? क्या डाई में एक सिंगल कलर होता है? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए नहीं, सिंगल कलर नहीं होता. इट कंटेन मैनी कलर. इसमें कई सारे कलर होते हैं. ठीक है, तो पेपर में बच्चे अक्सर सोचते हैं यार कलर में, डाई में क्या होता है? डाई में तो एक ही कलर होता है, या तो लाल होगा तो लाल ही होता है,
काला होगा तो काला ही होता है, नहीं, काले के अंदर भी दुनिया भर के, लाल के अंदर भी दुनिया भर के, दुनिया भर के तो नहीं, मतलब जो उनमें मिलाए जाते हैं वो। ठीक है, तो अगला हेडिंग तुम्हें डालना है और मैं तुम्हें समझाऊंगा सिर्फ ब्लैक कलर के लिए। हमें कौन से कलर को अलग करना है? ब्लैक को। जो हमारे पास डाई है ना इस समय वो ब्लैक है, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ, देखो बोर्ड पे, ये सिर्फ ब्लैक ही है। इस ब्लैक कलर के अंदर भी बहुत सारे कलर मिलाए गए तब जाके ये ब्लैक बना है। तो हेडिंग तुम्हें ये डालना है, लिखो डाई इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कलर्स। जो डाई होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। और किन का मिक्सचर होता है? कलर्स का। अब अगर मिक्सचर होता है तो सेपरेट करो, है ना, क्वेश्चन तो यही है। अगर तुम कह रहे हो कि जो डाई होता है वो मिक्सचर होता है अलग अलग कलर का, तो फिर सेपरेट भी तो करो। कोई बात नहीं, सेपरेट करेंगे।